एनवायरमेंट पर दूसरी कवर स्टोरी ठीक 30 साल बाद 2019 में आई, लेकिन 2022 में एनवायरमेंट पर टाइम मैगजीन ने 5 कवर स्टोरीज करी है। अभी कुछ दिन पहले 2023 में कवर स्टोरी आई थी जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि पृथ्वी के क्लाइमेट फ्यूचर के लिए भारतवर्ष विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, चाहे क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मिटिगेशन हो, अनुकूलन हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियों में सहयोगी और न्यायपूर्ण नीतियों की बात, भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक भूमिका रहने वाली है। आने वाले भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी तथा एनर्जी सिक्योरिटी में भी भारतवर्ष पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सदियों पुरानी हमारी सामाजिक चेतना वैश्विक जनजागृति का भी कार्य करेगी। वर्तमान में आप सब जानते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए हमने कमिटमेंट दिया है 2030 तक कुल आवश्यकता का आधा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हम पूरा करेंगे। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास बोल रहा है। अंत्योदय विकास मॉडल, आम आदमी की तरक्की, गरीबी उन्मूलन का प्रयास क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों में से लड़ने में सबसे कारगर हथियार साबित होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण विश्व ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देखा है। 2016 से 2022 के बीच लगभग 9.5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन प्रदान करके न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नया उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में भी भारत ने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और ग्लोबल साउथ के अनेक देशों के लिए खुशहाल समाज के निर्माण का रोडमैप भी भारत ने प्रस्तुत किया है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर आप गौर करें तो 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन का मतलब है जर्मनी और बेल्जियम की मिलीजुली आबादी, यानी उनके प्रत्येक व्यक्ति को एक गैस कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा असर हुआ कि पर्यावरण के बारे में चेतना समाज के ऊपरी से लेकर निचले स्तर तक पहुंची और स्लोगन की बजाय प्रकृति का संरक्षण हमारी आदत का हिस्सा बनने लगा। मुझे यकीन है G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसा अवसर है जब सामाजिक सशक्तिकरण से आर्थिक सशक्तिकरण तथा अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता एवं सहज जीवन शैली जैसे अनुभवों को भारतवर्ष अन्य देशों के साथ साझा करेगा तथा न्याय और समानता पर आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना में भारत सबसे ज्यादा योगदान करेगा। का मुद्दा है कि ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों से लेकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो डिजिटल सोसाइटी विकसित हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो इंक्लूसिव है, समावेशी है, सर्वस्पर्शी है? क्या हम भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर पाए हैं? और क्या हम बिजनेस सेक्टर में संस्थागत प्रबंध और व्यवस्थाएं विकसित कर पाए हैं जो अन्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद कर सके? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समानता, परस्पर लाभ एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और जब मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं तो मेरे मन में 17 अप्रैल के अखबार की एक तस्वीर चल रही है जिसमें कर्नाटक में एक नारियल कोकोनट सेलर अपने मोपेड पर नारियल बेच रहा है और मोपेड के हैंडल पर डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड
लटका के रखा है। ये एक नए भारत की उभरती तस्वीर है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के माध्यम से समावेशी विकास एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुमुखी ढांचा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट यूजर्स की आबादी भारत में। पिछले वर्ष भारत का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन 46.8 बिलियन ये रिकॉर्ड रहा है और दूसरे नंबर पर जो देश था चीन, उससे ठीक हम दोगुने हैं। ये हमारी प्रगति है। नई तकनीक निर्मित करने के लिए नॉलेज का मजबूत आधार, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त वातावरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भविष्य की तैयारियां, इन 3 पैरामीटर्स पर वर्ल्ड रैंकिंग में आज हमारी पोजीशन बहुत सशक्त हुई है। लेकिन ये सच है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस विशाल देश में डिजिटल डिवाइड तथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां अभी भी हैं। कई बार लोग तुलना करते हैं कि एस्टोनिया का हवाला देते हुए जिसने बहुत कम समय में डिजिटल डिवाइड को समाप्त कर दिया है। मुझे लगता है कि यह तुलना ठीक नहीं है। भारत की 140 करोड़ आबादी के मुकाबले एस्टोनिया की कुल आबादी जम्मू शहर से भी कम है, महज 14 लाख है। और इसलिए मुझे लगता है कि तुलना करने के बजाय हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान द्वारा कार्यक्रमों पर फोकस करना होगा जो डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी निर्मित करने के लिए डिजिटल एक्सेस, डिजिटल समावेशन और डिजिटल एम्पावरमेंट के अभियान को मजबूती प्रदान करे। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जैम, जनधन आधार और मोबाइल ये जो ट्रिनिटी है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, डिजी लॉकर, उमंग, यूपीआई, अनेक ऐसे पहल, ये डिजिटल समावेशन की दिशा में पूरी दुनिया को हमने एक नई पहचान दी है और अन्य देशों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं भी हमने प्रस्तुत की है। डिजिटल के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण आधार, कोविन और जिम को भारत ने विश्व के सामने आज प्रस्तुत किया है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय अनेक भारतीय आईटी कंपनीज विश्व के अलग अलग देशों में वहां के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 प्लेटफॉर्म पर आपसी संवादों तथा पार्टनरशिप द्वारा सहयोग के इन संबंधों को नई प्रेरणा मिलेगी। जैसा मेहता जी ने बताया, पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम में हम सबको जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। पूरे कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। मंच पर विराजमान सभी लोगों से भी विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सोचा था कि 1 घंटे 1.5 घंटे रहना है, लेकिन जब मैंने देखा एक से एक दिग्गज स्पीकर को छठ बोल को बड़ छोट का कपड़ा दो, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, ये दुविधा थी। तो मैंने थोड़ी धृष्टता की है। मुझे उम्मीद है कि इस धृष्टता पर आप ध्यान नहीं देंगे। फ्रेंड्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रीफली मेंशन about the quiet transformation that is taking place at the level of enterprises led by our youth. With the youngest population in the world and powered by Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India, we are witnessing a strong economic growth that has catapulted the country into the big league. For a better world in future, a lot will depend on our youth, who are second to none as far as quality education is concerned. Our young generation is more confident and increasingly innovative to drive the progress and fulfill the aspirations of the society. In the coming days, we will not only witness the expanding role of market forces, but also deeper collaboration between the market and educational institutions. It is also my firm belief that national education policy and the role of premier institutions like IIM, IIT and AIMS will provide competitive edge to our young human capital. I am confident the knowledge capability of India and the new resolve of our youth will provide future solutions to the humanity. I wish the conference
a grand success, and let us commit ourselves to realize the goals of sustainable development. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your time and your wisdom and for bringing to sharp relief the importance of our ancient traditions and knowledge. I request all of you to please rise for the national anthem.